कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्ट इन पीस। मूवी के स्टार्ट में हमें 1994 का ब्यूनस आयर्स दिखाया जाता है, जहां हम लीड कैरेक्टर सर्गियो को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं, जो कि अपनी बेटी फ्लोरेंसिया के लिए एक लॉकेट लेने आया हुआ था। यहां हम देखते हैं कि शॉपकीपर सर्गियो को बताता है कि इसका क्रेडिट कार्ड पेमेंट डिक्लाइन कर रहा है, जिस पर सर्गियो से बोलता है कि वो पेमेंट कैश के साथ करेगा। इस रात सर्गियो एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करता है अपनी बेटी फ्लोरेंसिया के बैट मिट्सवा के लिए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ज्यूइश रिलीजन में जब कोई लड़की 12 साल की उम्र को पहुंच जाती है तो इस इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए आमतौर पर पार्टीज अरेंज करके सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह जब कोई लड़का 13 साल की उम्र को पहुंचता है तो इसे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे बार मिट्सवा कहा जाता है। इसका पर्पस होता है कि वो इंडिविजुअल अब एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन गया है सोसाइटी का। खैर, अभी पार्टी चल ही रही होती है कि सर्गियो की नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर इसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। सर्गियो को बाद में मेडिकल एड दी जाती है और इसकी वाइफ स्टेला के पूछने पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताता है कि हो सकता है सर्गियो किसी तरह के शदीद दिमागी तनाव का शिकार है, इसीलिए वो फेड आउट कर गया था। घर आकर जब स्टेला सर्गियो से पूछती है कि इसे क्या चीज़ परेशान कर रही थी, तो वो बताता है कि इसकी फैक्ट्री में हालात बहुत ख़राब हैं और इम्पोर्ट्स बंद होने की वजह से इसका बिजनेस बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने पिछले कई महीनों से अपने वर्कर्स को सैलरी, बोनसेस और वेकेशन अलाउंसेस नहीं दिए। टैक्सेस और क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी अभी तक अदा नहीं किए गए। यहाँ स्टेला इससे शिकवा करती है कि अगर हालात इतने ही ख़राब थे तो इसने ये सब इसे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर सर्गियो इसे जवाब देता है कि सब कुछ इसके सामने हो रहा था। पिछले इतने महीनों से वो डिप्रेशन और नींद की गोलियां खा रहा था, तो स्टेला को खुद ही समझ जाना चाहिए था। जिस पर स्टेला इससे पूछती है कि क्या हम किसी से लोन ले सकते हैं और अगर हम अपना गांव वाला घर बेच दें तो क्या ये सब मसले ख़त्म हो सकते हैं। जिस पर सर्गियो कहता है कि नहीं, ये सब नाकाफ़ी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारे लोगों से बहुत बड़ी रकम कर्ज के तौर पर उठाई हुई है और इस पर अब सूद भी बढ़ता जा रहा है, और अगर अब हम अपना गाँव वाला घर भी बेच दें तो वो भी इसके लिए नाकाफ़ी होगा। अगले दिन जब सर्गियो अपनी फैक्ट्री जाता है तो देखता है कि वर्कर्स ने काम बंद किया हुआ होता है और उनके दो रिप्रेजेंटेटिव्स कार्लोस और डियाज सर्गियो के ऑफिस में आते हैं, जहां वो इससे डिमांड करते हैं कि इन्होंने अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है, इसलिए वो मज़ीद अब सैलरीज डिले नहीं कर सकते और सर्गियो को चाहिए कि वो इनकी पेमेंट्स क्लियर कर दे। जिस पर सर्गियो क्लियरली कहता है कि मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है और हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि हम लोग इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि ये फैक्ट्री मुझसे पहले मेरे फादर चलाते थे और अब मैं चला रहा हूँ और आज तक मैंने तुम लोगों को कोई शिकायत नहीं होने दी। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसके बाद ऑब्वियसली वर्कर्स को उनकी सैलरीज मिलना मुश्किल ही हो जाएगा। वो इस मौके पर इवन अपनी गाड़ी भी डियाज को ऑफर करता है। वो कहता है कि तुम इसे बेचकर अपनी सैलरी रिकवर कर सकते हो, मगर याद रहे कि मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन और इसके टैक्सेस पे नहीं किए। ये सुन के डियाज स्ट्रांगली डिसएग्री करता है और वो बाहर चला जाता है और बाहर जाके वो फैक्ट्री वर्कर्स को घर जाने का बोल देता है। वहीं सर्गियो अपने एक दोस्त गुस्तावो से मिलता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है। यहाँ सर्गियो बताता है कि जिन लोगों का लोन उसने क्लियर करना है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं और अपना पैसा वसूल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, खास तौर पर ह्यूगो ब्रेनर, जिसका इसे सबसे ज़्यादा पैसा चुकाना है। यहाँ सर्गियो गुस्तावो के सामने मेंशन करता है कि इसने अच्छे वक्तों में अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा ली थी, तो अगर इसे कुछ हो जाता है तो वो इंश्योरेंस की रकम इसकी फैमिली के काम आ सकती है। और इसके अलावा वो गुस्तावो से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उसका कंट्री साइड हाउस खरीद ले, चाहे इसके बदले वो जो भी अमाउंट दे। इस रिक्वेस्ट को गुस्तावो एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला एक दिन अपने क्लिनिक में एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही होती है, जहां उसे उसकी बेटी फ्लोरेंसिया के स्कूल से कॉल आती है और इसे फौरन वहां बुलाया जाता है। वहां पहुंचने पर प्रिंसिपल इसे बताती है कि फ्लोरेंसिया की लड़ाई इसकी एक क्लासमेट यामिला से हुई थी, जिसने फ्लोरेंसिया को ताना दिया था कि इसका बाप एक धोखेबाज इंसान है, क्योंकि इसने यामिला के फादर से पैसे लोन के तौर पे लिए तो थे, मगर अब वो उसे लौटा नहीं रहे। वहाँ प्रिंसिपल स्टेला से ये भी कहती हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से इन लोगों ने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे नहीं की, जिस पर स्टेला उसे जवाब देती है कि वो आज ही अपने हस्बैंड से बात करके एक दिन के अंदर ये ड्यूज क्लियर कर देगी। वहीं हम देखते हैं कि एक दिन सर्गियो ब्रेनर के ऑफिस जा पहुँचता है। याद रहे कि ये वही ब्रेनर है जिसका सबसे ज़्यादा पैसा सर्गियो ने लौटाना है। सर्गियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसका कर्ज लौटाने का वक्त थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि इसे वो पैसा वापस करने में मुश्किल पेश आ रही है। जिस पर ब्रेनर इसे कहता है कि इसने कोई वेलफेयर फाउंडेशन नहीं खोली हुई कि वो लोगों को पैसा बांटता फिरे और जब पैसा वापस करने का वक्त आए तो वो लोगों से एक्सक्यूजेस सुने। यहाँ वो सर्गियो को ताना भी मारता है कि उसके पास ब्रेनर का पैसा वापस करने के लिए तो रकम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के लिए बड़ी बड़ी पार्टीज अरेंज कर रहा है।
वो सर्गियो को बोलता है कि नेक्स्ट मंडे को सारा पैसा उसे वापस चाहिए, जिस पर सर्गियो उससे कम से कम 1 महीने का टाइम मांगता है, लेकिन ब्रेनर इसकी ये अर्जी ठुकरा देता है और इनडायरेक्टली इसकी फैमिली को थ्रेट भी करता है। इसके बाद जब वो घर आता है तो स्टेला सर्गियो से इंसिस्ट करती है कि वो गुस्तावो का घर सेल करके जो पैसे लेगा इससे वो सबसे पहले अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस क्लियर करे और बैंक का लोन चुकाए। लेकिन यहाँ सर्गियो कहता है कि पैसा आने के बाद सबसे पहले वो ब्रेनर का कर्ज चुकाएगा, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत पुराना है और ऊपर से इंटरेस्ट भी लग रहा है। वहीं कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सर्गियो अपनी फैमिली के साथ बाहर आया हुआ होता है, जहां वो इन्हें पिक करने के लिए पार्किंग से अपनी गाड़ी लेने जा रहा होता है। तो ब्रेनर का आदमी एक गाड़ी में आकर इसे इन्वेलप हैंडओवर करता है। इसे खोलने पर इसे अपनी बेटी फ्लोरेंसिया, बेटे मैटियस और वाइफ स्टेला की तस्वीरें मिलती हैं। ये एक साफ साफ धमकी थी कि अगर इसने ब्रेनर का लोन क्लियर नहीं किया तो इसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये सब देख के सर्गियो बहुत परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे स्टेला के फादर स्टेला और इसकी फैमिली को अपने घर लंच के लिए इनवाइट करते हैं, जहां स्टेला का भाई डिएगो भी मौजूद होता है। यहाँ डिएगो सर्गियो से बोलता है कि अब जबकि तुमने अपना घर बेच दिया है तो तुम मुझे मेरा पैसा वापस कब लौटाओगे। इस पर सर्गियो बोलता है कि तुमने वो पैसा मुझे कर्ज नहीं दिया था बल्कि मेरे कारोबार में इन्वेस्ट किया था, तो अगर मुझे मेरे कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा है तो इसका मतलब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई है, तो अब वो पैसा तुम्हें वापस नहीं मिल सकता। इनकी ये बातचीत खराब हो जाती है और नौबत हाथापाई तक आ जाती है, जिस पर स्टेला के फादर डिएगो को खामोश रहने का बोलते हैं, लेकिन उल्टा डिएगो ही उन्हें खामोश करा देता है, ये बोलते हुए कि उन्होंने भी सर्गियो का पैसा दिया हुआ है और उन्हें चाहिए कि वो भी सर्गियो से अपना पैसा वापस मांगे। वैसे सर्गियो के ये हालात देखकर आपको और मुझे एक इंसान तो जरूर याद आ रहा होगा, और उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि सचिन टिचकुले है। खैर, फिर हम देखते हैं कि एक सुबह सर्गियो और उसकी फैमिली नाश्ता कर रही होती है, जहां फ्लोरेंसिया इन्हें गुड बाय बोल के स्कूल चली जाती है और यहाँ मैटियस सर्गियो को सुपरमैन की एक ड्राइंग बनाकर दिखाता है। इससे सर्गियो कहता है कि ये सुपरमैन की ड्राइंग किसके लिए है। मैटियस कहता है कि ये सुपरमैन नहीं बल्कि सर्गियो है और इसके लिए इसके फादर ही सुपरमैन है और वो चाहता है कि सर्गियो ये ड्राइंग हमेशा अपने पास रखे। इसके बाद मैटियस भी स्कूल निकल जाता है और हमें समझ में आती है कि सर्गियो ने गुस्तावो को जो घर सेल किया था उसकी कुछ पेमेंट उसको मिल चुकी है और वो आज ही ये पेमेंट ब्रेनर को देने जा रहा है, मगर हालात को कुछ और ही मंजूर था। सर्गियो जब अपने घर से ब्रेनर के ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो वो पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करने के बाद बजाय सीधा ब्रेनर के ऑफिस जाने के सबसे पहले ज्वेलरी शॉप पर जाता है, जहां से वो फ्लोरेंसिया का लॉकेट पिक करता है। एक्चुअली ये लॉकेट फ्लोरेंसिया के स्कूल में होने वाले फाइट के दौरान टूट गया था, जिसे अब सर्गियो रिपेयर करवा के अपने बैग में रख लेता है। यहाँ से निकलने के बाद वो ब्रेनर के ऑफिस की तरफ जा ही रहा होता है कि अचानक से एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे सर्गियो दूर जाके गिरता है। बाद में खबरों से हमें पता चलता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट AMIA के ऑफिस के बाहर हुआ था। एक्चुअली AMIA एक नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोकल ज्यूइश पॉपुलेशन की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ये खबर सुन के स्टेला सर्गियो के ऑफिस में कॉल करती है, जहां इसकी सेक्रेटरी ग्लैडिस बताती है कि सर्गियो तो ब्रेनर के ऑफिस की तरफ गया था पेमेंट देने के लिए और अभी तक वो अपने ऑफिस वापस नहीं आया। ये सुनकर स्टेला परेशान हो जाती है। अगली सुबह स्टेला को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, जहां इसको सर्गियो का बैग दिया जाता है और जब वो इसे खोलकर देखती है तो इसमें से फ्लोरेंसिया का लॉकेट निकलता है, जिसे देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि ये बैग सर्गियो का ही था। लेकिन अभी तक सर्गियो की बॉडी मिसिंग थी। वहीं कोइंसिडेंटली ब्रेनर भी वहां आया हुआ होता है और अपनी सिस्टर की डेड रिमेन्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस धमाके में ब्रेनर की सिस्टर भी मारी गई थी। यहाँ स्टेला और ब्रेनर एक दूसरे को नोट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त शॉक की वजह से सर्गियो दूर जा गिरा था और इसको सिर्फ माइनर इंजरीज ही आई थी। वो हॉस्पिटल से फर्स्ट एड लेने के बाद बाहर निकल आता है और अपने घर पर कॉल करके अपने जिंदा होने की खबर देने ही वाला होता है कि तभी इसके दिमाग में कोई बात आती है और अचानक वो फोन छोड़कर एक टैक्सी में जा बैठता है। टैक्सी में ट्रैवल करते वक्त सर्गियो की नजर इस ड्राइवर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर पड़ती है, जहाँ इसका नाम निकोलस निएटो मेंशन होता है। टैक्सी से उतर के सर्गियो एक बस टर्मिनल पर जाता है और वहाँ से बस पकड़ के वो क्लोरेंडा आ जाता है, जो कि अर्जेंटीना और पैराग्वे के बॉर्डर पर लोकेटेड एक टाउन है। यहाँ से वो एक फिशरमैन को कुछ पैसे देकर पानी के रास्ते पैराग्वे चला जाता है। इस सफर के दौरान वो अपने सारे आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पानी में फेंक देता है। अब 4 महीने गुजर चुके होते हैं और पैराग्वे पहुंचने के बाद सर्गियो अपना नाम निकोलस निएटो रख लेता है और वो यहाँ एल गोर्डो नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर स्टोर कीपर के तौर पे काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना में स्टेला भी सर्गियो की डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है और इसकी लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करके फैक्ट्री वर्कर्स की सैलरी ड्यूज, क्रेडिट कार्ड बिल्स और टैक्सेस वगैरह अदा करके सारी पेमेंट्स क्लियर कर देती है। लेकिन अब भी सिर्फ ब्रेनर ही रह जाता है जिसका कर्जा बाकी होता है।
एक दिन स्टेला ब्रेनर के ऑफिस जाके इससे रिक्वेस्ट करती है कि इसका सर्गियो की तरफ जितना भी कर्ज बनता था वो इसे रीस्केजुअल करके नया पेमेंट प्लान बना दे, ताकि स्टेला वो अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता ब्रेनर को लौटा सके। जिस पर ब्रेनर स्टेला को बोलता है कि इसने लोन सर्गियो को दिया था, ना कि स्टेला को, तो अगर अब इस सर्गियो नहीं रहा तो इसका लोन भी खत्म हो गया है। यहाँ से जाते हुए स्टेला ब्रेनर को बताती है कि क्या उसे पता है कि उस दिन सर्गियो ब्रेनर को पेमेंट देने के लिए ही आ रहा था जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो ब्रेनर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था। ये बात कह के स्टेला वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद ब्रेनर स्टेला के डेंटल क्लिनिक जा पहुँचता है और उसे बोलता है कि उसको नहीं लगता कि सर्गियो की डेथ के पीछे उसका कोई हाथ है या फिर वो रिस्पॉन्सिबल है। जिस पर स्टेला बोलती है कि नहीं, वो नहीं समझती कि ब्रेनर सर्गियो की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ से आगे हम देखते हैं कि ब्रेनर और स्टेला एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और फ्लोरेंसिया और मैटियस भी कहीं ना कहीं ब्रेनर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं स्टेला को फ्लोरेंसिया और मैटियस के स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ से इसे एक गुड न्यूज़ मिलती है कि स्कूल बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ होता है कि वो लोग बच्चों की फीस माफ कर देंगे और इनकी बाकी एजुकेशन के लिए इन्हें एक स्कॉलरशिप अवार्ड देंगे, ताकि इस मुश्किल वक्त में स्टेला को मजीद परेशानी ना सहनी पड़े इनकी एजुकेशन से रिलेटेड। उधर पैराग्वे में सर्गियो भी निकोलस की डिस्गाइज में अपनी लाइफ एक हॉस्टल के एक छोटे से रूम में एक कुत्ते के साथ गुजार रहा होता है, मगर फॉर्चुनेटली इसके एम्प्लॉयर मिस्टर और मिसेस गोर्डो इस पर बहुत मेहरबान थे। वो इसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और सर्गियो भी इन्हें किसी किस्म की शिकायत नहीं होने देता। हाँ, बस वो पैराग्वे से बाहर की शिपमेंट्स को डिलीवर करने से मना कर देता है, खास तौर पर अर्जेंटीना की, जिसका एक ऑब्वियस रीजन तो ये होता है कि वो अर्जेंटीना से भाग के पैराग्वे आया था, और दूसरा ये कि इसके पास कोई वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। एक क्रिसमस इवनिंग गोर्डो सर्गियो को अपने घर फैमिली डिनर पे इनवाइट करते हैं, जहां मिसेस गोर्डो सर्गियो को निकोलस नियटो नाम के पैराग्वे के आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंसेस गिफ्ट करती हैं, जहां हमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो सर्गियो को पसंद करती हैं। इसी दौरान मिस्टर गोर्डो को हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद सर्गियो स्टोर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेता है और मिसेस गोर्डो की भी। समझ तो रहे होगे ना। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और 15 साल बीत जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एक तरफ सर्गियो और मिसेस गोर्डो के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप होता है और सर्गियो स्टोर का इंचार्ज भी बन चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला और मिस्टर ब्रेनर की शादी हो चुकी होती है और सरप्राइजिंगली ब्रेनर स्टेला और इसके बच्चों का काफी अच्छी तरह से ख्याल भी रखता है। प्रेजेंटली यहाँ ये लोग फ्लोरेंसिया की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई तो है जो मिस्टर ब्रेनर को बॉदर कर रहा है। जब भी स्टेला इनसे फ्लोरेंसिया की शादी से रिलेटेड कोई बात करती है तो वो इसकी बात पर पूरी तरह ध्यान नहीं देते, बल्कि इनका ध्यान तो किसी अनजानी चीज पर होता है। यहाँ तक कि वो अपनी गाड़ी में एक हैंडगन भी रखना शुरू कर देते हैं, जो हरकत स्टेला को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो इन्हें हैंडगन अपनी गाड़ी से निकालने का बोलती है कि कहीं ये मैटियस के हाथ ना लग जाए। स्टेला मिस्टर ब्रेनर को ये भी बोलती है कि वो नहीं चाहती कि मैटियस मजीद मिस्टर ब्रेनर के फाइनेंस वाले बिजनेस में इनके साथ काम करे, जिस पर मिस्टर ब्रेनर एग्री कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 15 साल गुजरने के बावजूद सर्गियो को अपनी फैमिली की याद आ रही होती है, और इसका हमें इस बात से अंदाजा होता है कि वो हर साल अपने बेटे मैटियस की बर्थडे केक काट के सेलिब्रेट करता है अपने इसी छोटे से रूम में, जहां सिर्फ वो और इसका डॉग रहते हैं। और गौर करने वाली बात यह भी होती है कि अब भी सर्गियो के रूम की वॉल पर वो पेंटिंग लगी हुई होती है जो 15 साल पहले उसके बेटे मैटियस ने उसको दी होती है उस दिन जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये इंडिकेट करता है कि सर्गियो ने कभी भी अपना पास्ट छोड़ा ही नहीं था। खैर, सर्गियो को एक दिन फेसबुक के बारे में पता चलता है और वो उस पर अपना अकाउंट बना लेता है। यहाँ उसे लकीली अपनी बेटी फ्लोरेंसिया की आईडी मिल जाती है और वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपने पास ऐड कर लेता है। अब वो हर वक्त फ्लोरेंसिया को स्टॉक करता रहता है और उसे एक वीडियो से पता चलता है कि जल्द ही फ्लोरेंसिया की शादी होने जा रही है, और इसी वीडियो में फ्लोरेंसिया अपने फादर को याद कर रही होती है और वो कहती है कि इसकी ख्वाहिश है कि इसकी शादी वाले दिन इसके फादर उसके साथ होते। वहीं वो एक पिक्चर में मैटियस को भी देखता है जो कि अब 22 साल का हो चुका है। ये सब देखकर सर्गियो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज था कि इसे वापस अर्जेंटीना जाना चाहिए या नहीं। मिसेस गोर्डो भी नोट करती हैं कि सर्गियो बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। वो अपना ज़्यादा वक्त फेसबुक पर गुजार रहा है। पूछने पर सर्गियो बात को टाल देता है, लेकिन कुछ दिन बाद सर्गियो का वो डॉग जो पिछले 15 साल से इसके साथ रह रहा था, वो भी इवेंचुअली सर्गियो का साथ छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। ये बात सर्गियो को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है और वो इमोशनली टूट जाता है और इवेंचुअली डिसाइड करता है कि अब वो अर्जेंटीना वापस जाएगा। यहाँ हमें एक बात रियलाइज़ होती है कि भले ही वो इतने सालों से मिसेस गोर्डो के साथ फिजिकली इन्वॉल्व था और एज एन एम्प्लॉयर वो इसका हर तरह से ख्याल भी रख रही थी और इसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट भी कर रही थी, इसके बावजूद सर्गियो का अकेला दोस्त सिर्फ इसका डॉग ही था।
और अब जब वो नहीं रहा था तो इसे फॉर द फर्स्ट टाइम इस जगह पर अकेलेपन का एहसास होना शुरू हुआ था। वहीं सर्गियो अर्जेंटीना आ पहुंचता है, जहां वो एक कार और एक होटल रूम रेंट पर लेकर सारा दिन अपनी पूरी फैमिली को स्टॉक करता रहता है। एक दिन वो अपने बेटे मैटियस को एक ग्रोसरी स्टोर में फॉलो कर रहा होता है, जहां पे मैटियस उसको कैजुअली नोट करता है, लेकिन उस वक्त वो उसे पहचान नहीं पाता और स्टोर से निकल जाता है। उधर फ्लोरेंसिया की शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही होती हैं। गेस्ट लिस्ट ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं और शादी के लिए वेन्यूज भी सिलेक्ट किए जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कोई तो बात थी कि जिसकी वजह से मिस्टर ब्रेनर पैरानॉइड हुए जा रहे थे, इतना कि एक दिन वो गाड़ी चलाते हुए एक माइनर एक्सीडेंट कर बैठते हैं। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी बात थी जो उनको परेशान किए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सर्गियो भी फ्लोरेंसिया की शादी में जाने की तैयारियों में लगा हुआ होता है। वो अपने लिए एक सूट बनवाता है और अपने एक पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू एक हैंडगन अरेंज करता है। हमें ये तो नहीं पता चलता ये गन किसके लिए थी, लेकिन शायद इसका आइडिया हमें आगे जाके हो ही जाएगा। खैर, अब आ जाता है फ्लोरेंसिया की शादी का दिन, जहां सर्गियो अपने होटल रूम में अपना ड्रेस पहनकर रेडी हो जाता है और अपने होटल रूम में एक हैंड रिटन नोट छोड़ देता है, जिस पर लिखा होता है कि जिस किसी को भी मेरी बॉडी मिले इससे माजरत, और साथ ही वो अपनी हैंडगन भी होटल में ही छोड़ जाता है, जिससे हमें कुछ अंदाजा होता है कि शायद सर्गियो ने वापस आकर अपनी जिंदगी का खात्मा करना है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरेंसिया की सारी फैमिली और गेस्ट साइनागॉग में जमा हो जाते हैं, जहां फर्स्ट रो में बैठा मैटियस बिल्कुल लास्ट रो में बैठे सर्गियो को नोट कर लेता है और वो रियलाइज़ करता है कि ये वही आदमी है जो इसे रिसेंटली स्टोर में भी फॉलो कर रहा था। कुछ देर बाद जब ब्राइड की एंट्री होती है तो इनिशियली सर्गियो खुश होता है अपनी बेटी फ्लोरेंसिया को इतने करीब से देख के, लेकिन उसकी खुशी अगले ही लम्हे एक इंटेंस शॉक में बदल जाती है जब वो फ्लोरेंसिया के बगल में किसी और को नहीं बल्कि ब्रेनर को देखता है। जी हाँ, सर्गियो को अभी तक ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि इसके जाने के बाद इसकी फैमिली को सहारा किसी और ने नहीं बल्कि ब्रेनर ने दिया था, और ब्रेनर एक तरह से सर्गियो का छोड़ा हुआ वाइड पूरी तरह से पुर कर चुका था, इतना कि इसके अपने बच्चे भी अब ब्रेनर को ही अपना बाप मानते थे। किसी ने सही कहा है कि मालिक पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। खैर, अब सुसाइड वाला प्लान तो सर्गियो कैंसिल कर देता है, क्योंकि अब तो इसके सर पर खून सवार हो चुका होता है जो कि ब्रेनर को मार के ही उतरेगा। उस रात फ्लोरेंसिया की शादी की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जहां सारे गेस्ट जमा होते हैं, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था सर्गियो भी उधर आ पहुंचता है, लेकिन इस बार अपनी हैंडगन के साथ। पार्टी में एंटर होते वक्त इसकी नज़र ब्रेनर और स्टेला पर पड़ती है, जो कि एक दूसरे के साथ एक लाइट मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, जिसे देखकर सर्गियो खामोशी से वॉशरूम में जाके बैठ जाता है और वेट करने लगता है। वहाँ कुछ देर बाद ब्रेनर भी आ जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर सर्गियो ब्रेनर को शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ मैटियस भी आ जाता है। यहाँ इन दोनों के बीच होने वाली कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ब्रेनर चाहता है कि मैटियस उसकी फाइनेंस कंपनी में अब मजीद काम ना करे, क्योंकि कंपनी सिर्फ पैसा बनाने के लिए है, जो कि मैटियस ने पहले ही बना लिया था, और अब उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। यहाँ हम मैटियस और ब्रेनर के बीच में एक क्लोज बॉन्डिंग भी देखते हैं, जो कि सर्गियो भी वॉशरूम से विटनेस कर रहा होता है। इस मौके पर उसे रियलाइज़ होता है कि भले ही वो आज ब्रेनर को मार दे, लेकिन वो शायद इसको रिप्लेस करके वापस अपनी फैमिली में नहीं आ सकेगा जैसे पहले था, क्योंकि ब्रेनर ने एक बाप की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभाई थी। वो ब्रेनर को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है और वापस पार्टी में आकर एक ड्रिंक लेते हुए डांस करता है और पार्टी एंजॉय करता है। यहाँ एक लम्हे के लिए वो फ्लोरेंसिया के करीब आ जाता है, लेकिन सर्गियो ने अपना फेस मास्क लगा के कवर किया होता है तो वो उसे पहचान नहीं पाती। मगर अचानक उसके सामने स्टेला आ जाती है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका चेहरा मास्क से कवर हुआ होता है और 15 साल भी गुजर चुके होते हैं, मगर फिर भी वो उसे पहचान लेती है। सर्गियो वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे मैटियस भी बाहर जाता देख लेता है, और वो फौरन जाकर ब्रेनर को इन्फॉर्म करता है। ब्रेनर अपनी गन लेकर बाहर की तरफ जाता है। उधर स्टेला भी सर्गियो का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और बार बार उसका नाम पुकारती है। थोड़ी दूर जाके सर्गियो रुकता है और पीछे मुड़ के स्टेला की तरफ देखता है, और इसी वक्त स्टेला के पीछे से ब्रेनर भी आ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि सर्गियो अपनी हैंड गन ब्रेनर की तरफ पॉइंट करने ही वाला होता है कि इससे पहले ब्रेनर सर्गियो को शूट कर देता है और सर्गियो जमीन पर गिर जाता है। स्टेला आगे बढ़कर सर्गियो का सर अपनी गोद में रखती है, जहां सर्गियो अपनी आखिरी सांसें लेता है, और मूवी का एंड यहीं हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इसके अलावा भी किसी मूवी, सीरीज या किसी बुक की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।